हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि भी दिशा क्लासेस के व्यूवर्स को मेरी वीडियोस किसी ना किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए। दिशा क्लासेस पर हम उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से इन दोनों एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15 एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं। 5th चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा 5th चैप्टर है। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखें तो फिलिप कोटलर में ये है चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर 14 के 8 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 9th पार्ट की, जो हमारा चैप्टर 14 है, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज। इसमें हमने सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया है कि भाई सर्विसेज क्या होती हैं, उनका मीनिंग क्या है, सर्विसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कैसे सर्विसेज की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, या कैसे जो सर्विस फर्म्स हैं वो अपनी सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ये कुछ टॉपिक्स हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस करे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजिंग प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। यहाँ हम सर्विस फर्म्स की या सर्विस प्रोवाइडर्स की बात नहीं करेंगे जिनका मेन बिजनेस ही सर्विसेज है, जो सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में या इक्विपमेंट में डील नहीं करते, जो हमारा फिजिकल गुड होता है उसमें डील नहीं करते। लेकिन आज हम उन इंडस्ट्रीज की या उन कंपनीज की बात करेंगे जो प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका मेन बिजनेस प्रोडक्ट का है, मतलब कुछ वो प्रोडक्ट या इक्विपमेंट हम कह सकते हैं, कोई फिजिकल गुड बेचती है, लेकिन उस फिजिकल गुड को या प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्हें कुछ सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड करवानी पड़ती है कस्टमर्स को। तो इन इंडस्ट्रीज या कंपनीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर है। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज कौन सी होंगी? ऐसी कंपनीज जो मेनली डील करती है किसी फिजिकल गुड में, लेकिन उस फिजिकल गुड को या प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्हें कुछ सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड करवानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के। क्लियर? तो पहले मैनेजिंग, अगर हम सोचें कि भी जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन साथ में कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं, वो अपनी सर्विसेज को कैसे मैनेज करें। इससे पिछले में हमने देखा था कि भी सर्विस जो फर्म्स हैं वो अपनी क्वालिटी को कैसे मैनेज करें, लेकिन यहाँ हम उन कंपनीज की बात करेंगे जिनका मेन बिजनेस तो प्रोडक्ट है, कोई गुड है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वो सर्विसेज भी दे रही हैं, तो वो कैसे अपनी सर्विसेज को मैनेज करें। तो इस टॉपिक पे पहले जाने से पहले हम कुछ जनरल थिंग्स को पढ़ लेते हैं, बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भी जितनी सर्विस फर्म्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस देती हैं वो इंडस्ट्रीज या कंपनीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें भी सर्विस का बंडल प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी सर्विस फॉर्म्स थी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भी जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज या प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ सपोर्ट में सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं या सर्विसेज का बंडल प्रोवाइड करवाती हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट है और सर्विस फॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज के केस में। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी सर्विसेज फॉर्म्स या इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उतनी ही वो इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है जो प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्विसेज का बंडल भी प्रोवाइड करवाती है। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स और इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे स्मॉल अप्लायंसेज हैं, ऑफिस की मशीन्स हैं, ट्रैक्टर है, या कुछ भी, मस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज नाउ अ बैटल फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे हमने देखा कि भी कुछ इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कोई ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चरर है, ऑफिस मशीन बनाता है, या स्मॉल अप्लायंसेस का मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए मस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाए। और जो ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हैं, यही जो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का रोल स्टार्ट होता है, यहाँ से वो बैटल स्टार्ट होती है कि भी आप अपने कॉम्पिटिटर से भी कैसे कम्पीट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज के बेसिस पे ही आप अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है
वो आपके प्रोडक्ट के जैसा ही है, उसमें कुछ 19 या 20 का ही डिफरेंस होगा उसके फीचर्स में, क्वालिटी में या स्टाइल में, उसके अपीयरेंस में। लेकिन जो मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास है अपने कॉम्पिटिटर से, वो किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर को। तो मेन जो बैटल है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, वो हमारा स्टार्ट होता है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज से, क्योंकि आपकी सर्विसेज आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे अलग होंगी। प्रोडक्ट तो क्योंकि आप भी वही दे रहे हैं, यूटिलिटी वो भी कस्टमर को वही प्रोवाइड करवाएगा, और जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट भी वही सेम फंक्शन या यूटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा कस्टमर को। बस 19-20 का फर्क हो सकता है उसके फीचर्स में, उसके स्टाइल में, उसके लुक में। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कब मिलेगा आपके कॉम्पिटिटर से, जब आप अपनी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी देंगे। फिर अगर हम बात करें, मैनी प्रोडक्ट कंपनीज ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन प्रेजेंस देन बिफोर ऑनलाइन सर्विसेज। और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनीज अपना इन्फ्लुएंस या अपनी प्रेजेंस दिखा रही है ऑनलाइन। मतलब पहले उनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन नहीं मिलते थे, लेकिन अब बहुत सारी प्रोडक्ट की ऐसी कंपनीज हैं जिनका मेन डील तो जो डील है या बिजनेस है वो प्रोडक्ट का है, लेकिन पहले वो ऑनलाइन नहीं थी। लेकिन अभी अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज में वो लेके आई हैं तो वो ऑनलाइन हो गई हैं। मींस अगर आपको उनके प्रोडक्ट को खरीदना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपके पास उनका प्रोडक्ट ईजिली आ जाएगा। तो बहुत सारी प्रोडक्ट की कंपनीज आज के टाइम पे ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रही हैं, और ये जो ऑनलाइन सर्विसेज वो दे रही हैं ये उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की जो सर्विसेज हैं उनका ही एक पार्ट है। फिर है चैप्टर 13, जब हमने डिस्क्राइब किया था तो चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि भी एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकती है। डिफरेंशिएट मतलब अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग दिखा सकती है, और अलग दिखाने के लिए की सर्विस डिफरेंशिएटर कौन से हैं, मतलब सर्विसेज की हेल्प से वो कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर से। मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ अगर वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दे, प्रोडक्ट की सपोर्ट में कोई सर्विसेज दे दे, तो वो सर्विसेज भी आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर देता है। तो ये हमने चैप्टर 13 जो प्रोडक्ट का चैप्टर है उसमें डिस्क्राइब किया था या पढ़ा था, डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट्स कुड बी ऑगमेंटेड विद की सर्विस डिफरेंशिएटर्स, कि आप अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज की हेल्प दे सकते हैं जिससे वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। सर्विसेज की कैसे? जैसे आप ऑर्डरिंग ईज कर दें। जैसे अभी हमने कहा कि प्रोडक्ट की कुछ कंपनीज ऑनलाइन भी आ गई कि भी आपको उनका प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो जो ऑर्डर करने का तरीका है उसको आप इजी कर दें। ये नहीं एक साइट पे गया, आपने उससे 3 फॉर्म्स फिल करवा लिए, पहले डिटेल्स फिल करवाई, फिर आपने पेमेंट का पेज फिल करवाया, फिर आपने डिलीवरी का एड्रेस वगैरह पूछा। तो जो ऑर्डर करने का तरीका है, आपकी जो पूरी वेबसाइट है, जो सर्विसेज है, वो आप ईजी कर दें। उसके बाद आप फ्री डिलीवरी दे दें, होम डिलीवरी आप अवेलेबल करवा दें, या फिर उसके बाद होम डिलीवरी के बाद इंस्टॉल भी करवा दें। तो ये सारी सर्विसेज ही तो हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं, और ये सर्विसेज आपके प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट कर रही हैं आपके कॉम्पिटिटर से। क्लियर? या फिर आप कस्टमर को ट्रेनिंग दे दें, मेंटेनेंस एंड रिपेयर दे दें कि भी जब भी 1 साल के बाद हम आपको मेंटेनेंस एंड रिपेयर की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ पैसों में, कुछ कॉस्ट पे अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। इसका मतलब है कि भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सर्विसेज के बेसिस पे भी आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इन सर्विसेज को बोला जाता है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। कि आप अपने प्रोडक्ट, जो आपका मेन प्रोडक्ट है जिसमें आपकी बिजनेस डील कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, और वो सर्विसेज आपको डिफरेंशिएट कर रही है आपके कॉम्पिटिटर से। ये था हमारा बेसिक इंट्रो प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। इसमें हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी कि जो प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, वो सर्विस फर्म से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें भी अपनी सर्विसेज को मैनेज करना चाहिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। दूसरा हमने देखा कि भी जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अगर हम बात करें कि भी हम अपने कॉम्पिटिटर से कहाँ आगे हैं, तो वो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू ही हम आगे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं स्मॉल अप्लायंसेज के, ट्रैक्टर्स के, ऑफिस मशीन्स के, तो उन्हें एक बंडल ऑफ
सर्विसेज देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स के साथ, जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है। फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं, आजकल वो ऑनलाइन भी सर्विसेज दे रही हैं, और ये जो ऑनलाइन वो सर्विसेज देती हैं, जैसे ऑनलाइन आप उनके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये भी उनका प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की सर्विसेज में ही इंक्लूडेड। फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट को कैसे कोई भी कंपनी सर्विसेज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकती है, डिफरेंट बता सकती है अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर से, वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है मैनेजमेंट, कि जो ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हैं इनको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं उन कंपनीज के पास जिनका मेन बिजनेस प्रोडक्ट का है, गुड का है, फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के साथ वो प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज भी देती है, तो उन सर्विसेज को वो कैसे मैनेज करे। तो उनको मैनेज करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। आप जो आपके कस्टमर की नीड्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उनको सेटिस्फाई करें। और दूसरा तरीका है पोस्ट सेल सर्विस स्ट्रेटेजी। आपके जो सेल होने के बाद जो पोस्ट सेल आप सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इन दो मेथड्स के थ्रू आप अपने जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, मैनेज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। सबसे पहले अगर आपको अपनी प्रोडक्ट सपोर्ट की सर्विसेज को मैनेज करना है तो आपको कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने की जब हम बात करते हैं, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, इसमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, कस्टमर हैव हैड 3 स्पेसिफिक वरीज अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज। पहले मतलब आज के टाइम पे तो प्रोडक्ट की जो सपोर्ट सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ट्रेडिशनल अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट सर्विसेज के केस में जो कस्टमर है उसको 3 टाइप की वरीज रहती थी। वो 3 चीज़ों में डाउटफुल रहता था कि पता नहीं क्या होगा। तो वो 3 चीज़ें कौन सी थी? उन 3 चीज़ों की अगर हम बात करें तो वो 3 चीज़ें थी रिलायबिलिटी एंड फेलियर फ्रीक्वेंसी। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उससे कुछ यूटिलिटी या कोई फंक्शन तो हमें परफॉर्म करवाना होता है। जैसे हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो हम ट्रैक्टर से कुछ फंक्शन तो करवाएंगे। सबसे पहले तो उसे यही डर होता था कि भाई जिस मेन काम के लिए या पर्पस के लिए हम लेके आ रहे हैं क्या वो उसे रिलायबल होगा उस चीज़ पे, क्या वो 4 या 5 साल काम कर पाएगा, फंक्शन कर पाएगा, रिलायबिलिटी है उसकी, मतलब फेलियर फ्रीक्वेंसी तो कम है। एक ट्रैक्टर अगर 1 साल में एक बार खराब हो रहा है तो वो मतलब एक्सेप्टेबल है, आपका जो फार्मर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो 1 साल में 5 बार खराब हो रहा है, उसकी जो फेलियर की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट जो आपको सर्विस दे रहा है कि वो आप उससे खेत में काम कर रहे हैं, ये जो सर्विस है वो रिलायबल है और उसका फेलियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस चीज़ की उसे वरी रहती थी। दूसरा उसे रहता था डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब है अगर इनकेस वो खराब हो गया तो कितने दिन के अंदर आप उसकी सर्विस या रिपेयर या मेंटेनेंस करके आप उसे दोबारा दे देंगे, ये पीरियड कितना है। फिर तीसरा उसे जो चिंता रहती थी वो थी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की, कि भाई जब वो रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के लिए गया है तो कस्टमर को अपनी पॉकेट से कितना देना पड़ेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें जब पहले अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो कस्टमर के लिए पॉइंट ऑफ वरी था कि भी वो इसे वरी मानता था कि भी इन 3 चीज़ों पे उसे डर लगता था प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड। और इन्हीं के बेसिस पे, इन 3 फीचर्स के बेसिस पे वो जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालता था। लाइफ साइकिल कॉस्ट में वो क्या करता था, जो उसका परचेज प्राइस होता था प्लस उसमें जो आउट ऑफ पॉकेट उसे मेंटेनेंस कॉस्ट या रिपेयर के लिए जो भी देना पड़ता था, क्योंकि हमने बोला आउट ऑफ पॉकेट उसे कितना देना पड़ रहा है, माइनस जो उसे सैल्वेज वैल्यू मिलती थी, बेच के उसे जो पैसे मिलते थे, इससे वो निकालता था कि भी लाइफ साइकिल में उसे टोटल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की क्या पड़ी है। क्लियर? तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें प्रोडक्ट सर्विसेज को तो ये 3 चीज़ों के बारे में कस्टमर क्या रहता था, डाउटफुल रहता था, उसे चिंता होती थी। क्लियर? लेकिन आज के टाइम पे उसे जो सर्विस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके बारे में ये वरीज कम है, इतनी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर हम सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो टू प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट, मतलब बेस्ट सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए मैन्युफैक्चरर्स मस्ट आइडेंटिफाई द सर्विस कस्टमर वैल्यू मोस्ट एंड देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। और जब भी हमने बात कहा है कि पहले आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करें फिर सेटिस्फाई होंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमने देख लिया कि भी कस्टमर किन चीज़ों के लिए वरी होता था पहले, ठीक है। और अब भी हमें क्या करना है, हमें स्पोर्ट में बेस्ट स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट स्पोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने से पहले मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करना है कि भी किन सर्विसेज को कस्टमर सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यू दे रहा है और
और उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है अगर हम एज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग के लिए वो सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है और कस्टमर उनको कितनी वैल्यू दे रहा है। पहले आप ये आइडेंटिफाई करें और उनके बाद ही आप जो सर्विसेज का बंडल है प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको प्रिपेयर करें। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, दे में ऐड वैल्यू ऑगमेंटिंग सर्विसेज। आप अपने कस्टमर मतलब अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं मेन जो उसके फंक्शनिंग को तो इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उसकी मतलब हम कह सकते हैं वैल्यू को इंक्रीज कर देगी। क्लियर? उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दे में ऐड। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर्स में चार्ज फॉर प्रोडक्ट सर्विस इन डिफरेंट फॉर्म्स। और जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे चार्ज भी कर सकता है, कस्टमर से कुछ पेमेंट भी ले सकता है। जैसे एक फॉर्म तो ये हो सकता है कि भी आप अपना प्रोडक्ट दें, प्रोडक्ट के साथ कुछ बेसिक लेवल ऑफ सर्विसेज दे दें। क्लियर? लेकिन अगर कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज उसके साथ चाहिए तो आप उससे पेमेंट के लिए बोलें। बेसिक लेवल तो आपने प्रोडक्ट के साथ दे दिया, अगर उसे एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप उसे पेमेंट के लिए बोलें, या फिर आप उसे उसके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भी सर्विसेज के लिए आपको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा, जिसे हम एक्सटेंडेड वारंटी भी बोलते हैं। तो इस फॉर्म में जो हमारा मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, वो अपनी सर्विसेज जो प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज वो कस्टमर को दे रहा है उनके लिए चार्ज भी कर सकता है। क्लियर? ये था हमारा बेसिक सा टॉपिक कि भी जो पहले कस्टमर की जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उन्हें सेटिस्फाई करें। और आइडेंटिफाई में भी हमने देखा कि भी ट्रेडिशनली जो कस्टमर है उसे 3 टाइप्स के डाउट रहते थे। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने से पहले ये आइडेंटिफाई करे कि भी किन सर्विसेज को कस्टमर ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और क्या वो सर्विसेज प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या नहीं उसके फंक्शनिंग में। तीसरा हमने पढ़ा कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, वो कुछ वैल्यू ऑगमेंटिंग सर्विसेज भी ऐड कर सकता है जो प्रोडक्ट के फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर्स में चार्ज। और जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज के लिए कुछ पेमेंट या चार्ज भी कर सकता है कस्टमर से, और 2 फॉर्म्स में कर सकता है, वो हमने देख लिया। अब सेकेंड है कि जब आपकी स्पोर्ट सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए पोस्ट सेल सर्विसेज स्ट्रेटेजी भी आपको बनानी चाहिए, तभी आप अपनी जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज है उनको मैनेज कर पाएंगे। अब आपने प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज तो दे दी, लेकिन पोस्ट सेल जब सेल्स हो चुकी है उसके बाद भी जो आप सर्विसेज देंगे उनके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो जब हम पोस्ट सेल सर्विसेज की बात करते हैं तो कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं, मींस उनके पास अगर कॉल आया तो वही बंदा कॉल को मतलब अटेंड कर रहा है, वही कस्टमर की कंप्लेंट को या सजेशन को तभी सॉल्व कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्विक सॉल्यूशन। वो मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो मतलब कॉल को फॉरवर्ड कर देते हैं कि भी नहीं सर मैं आपके कॉल को हमारे मैनेजर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैनेजर फिर जनरल मैनेजर को करता है। तो मीन्स उनका जो पोस्ट सेल सर्विसेज हैं वो लिटिल फॉलोअप है, मतलब वो ये देखते भी नहीं कि भी एक कस्टमर ने हमें कॉल किया था और हमने उसको आगे फॉरवर्ड की थी उसकी कॉल, तो उसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करवाती हैं। तो कस्टमर्स के लिए मतलब जो पोस्ट सेल सर्विस स्ट्रेटेजी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि भी आपकी वो सर्विसेज की स्ट्रेटेजी कैसी है, उनको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, तभी जो आपकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हैं वो इफेक्टिव होंगी। उसके बाद है कस्टमर सर्विसेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो कंपनीज ने देखा कि भी जो उनके इक्विपमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं जो मतलब प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज मांगते हैं या फिर उन्हें चेंज करना पड़ता है, तो उनके लिए उन्हें एक पार्टनर ढूंढना कि भी जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके या पार्ट्स या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा सके, वो उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी था और कॉस्टली भी था। तो उन्होंने देखा कि भी क्यों ना हम ही इसे स्टार्ट कर दें। और जो बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भी जो उनके मतलब बहुत सारी इनकम उनकी उन्हीं इक्विपमेंट और पार्ट्स से हो रही थी, मतलब वो इतना उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो उन पार्ट्स और इक्विपमेंट से ही आ रहा था। और कुछ कंपनीज ने तो क्या किया बाद में, जो उनका मेन प्रोडक्ट होता था उसकी प्राइसिंग तो क्या कर दी, कम कर दी, और जो उनके पार्ट्स और इक्विपमेंट्स थे उनकी प्राइसिंग हाई कर दी, जिनसे वो प्रॉफिट निकालते थे। तो यहाँ से इवोल्यूशन हुआ कि भी कंपनीज को फील हुआ कि भी हमें अपनी जो सर्विसेज है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो खुद ही प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसमें एक तो इनकम का सोर्स है, एक उन्हें किसी को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें उन्हें डिफ़िकल्टी होती थी कि पता नहीं वो अच्छी सर्विसेज दे पाएगा या नहीं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड और नहीं। फिर है हमारा एक लास्ट
कस्टमर सर्विस इम्पेरेटिव। कुछ केसेस में तो जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो कंपल्सरी या इम्पेरेटिव हैं, ज़रूरी है उनको देना। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, मान लो जैसे आपका शोरूम है और आपके शोरूम में लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और हज़ारों पता नहीं कितने आप लैपटॉप्स और प्रिंटर्स वगैरह को बेचते हैं। तो यहाँ अगर आप किसी दूसरे से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। और अगर आप एक पॉइंट अपने ही ऑफिस में एक सर्विस सेंटर खोल दें तो वो आपको प्रॉफिटेबल भी होगा और आपके प्रोडक्ट को सेल्स को इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब कस्टमर को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना उसकी सर्विस या रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस के लिए। अब वो आपके पास ही आएगा, आपका सर्विस सेंटर है, आप सर्विस सेंटर में उसे ठीक करके या रिपेयर करके या सर्विस करके दे देंगे। तो यहाँ से भी कुछ केसेस में तो जो कस्टमर की सर्विस हैं वो कंपल्सरी हो जाती है और कस्टमर जो सर्विस इवोल्यूशन है, मतलब इवोल्यूशन क्यों हुआ कि हम जो प्रोडक्ट बनाते थे वही अपनी सर्विसेज देने लगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज देने लगे, क्योंकि उन्हें बाद में पता रियलाइज़ हुआ कि वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज को, कि कुछ कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्हें साथ में कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन करी। फिर हमने डिस्कस किया कि वो अपनी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज को कैसे मैनेज करें। मैनेज करने के लिए उन्हें क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर सेटिस्फाई करना है। और दूसरा, पोस्ट सेल सर्विस स्ट्रेटजी बनानी है उन्हें, कि भी जब आफ्टर सेल वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, पोस्ट सेल उनकी सर्विसेज की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्लियर, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस वीडियोस। एंड आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बोलें कि वो दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को इतना शेयर करें कि भी उन बच्चों तक भी पहुँचें जिनको ये नहीं पता अगर फिलिप कोटलर पढ़नी है तो वो कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे हैं और मैंने जितना देखा है यूट्यूब पे, मुझे आज तक कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला जो यूट्यूब पे फिलिप कोटलर को इस तरीके से कवर करवा रहा हो। मुझे तो आज तक कोई यही नहीं मिला जो फिलिप कोटलर करवा रहा हो। मार्केटिंग करवाते हैं लेकिन पता नहीं कौन से बुक से करवाते हैं, लोकल बुक से करवाते हैं। फिलिप कोटलर से मार्केटिंग करवाने वाला मुझे आज तक कोई टीचर नहीं मिला। तो आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।